हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोशन क्या है, मोशन की डिफिनीशन क्या है, उसी में थोड़ा सा हम लोगों ने मोशन की वैरायटीज़ को भी देखा था और एक और टॉपिक पर डिस्कस हुआ था लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन, रेखीय गति और अरेखीय गति। आज हम अपना लेक्चर लीनियर मोशन से स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोशन यानी कि मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन मीन्स सरल रेखीय गति। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन है क्या। लीनियर मोशन यानी कि एक रेखा में गति, नॉन लीनियर मोशन यानी कि एक ऐसी गति जो एक रेखा में न हो, जैसे जिगजैग मोशन हुआ और सर्कुलर मोशन हुआ। इस तरह से बहुत सारे मोशन हैं जिसको हम नॉन लीनियर मोशन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे लीनियर मोशन पर। क्या है हम लोगों ने समझ लिया, एक ऐसी गति जो एक ही रेखा में। अब लीनियर मोशन को हम टू हेड्स में डिस्कस करेंगे। मोशन along a straight line can be studied as uniform and non-uniform। यानी कि अगर सरल रेखीय गति हो रही है तो दो प्रकार से हो सकती है कि एक तो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कोई भी वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे, और दूसरा वो वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करे। तो रेखीय गति इस दो तरह से हो सकती है। सरल रेखीय गति को एक समान तथा असमान गति के रूप में पढ़ा जा सकता है। अब हम देख लें कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति क्या होता है? इफ ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर कुछ दूरियों को हम इंडिकेट कर दें। मान लेते हैं यहाँ पर जो दूरियां निर्देशित की जा रही हैं ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर है, ऐसी ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है। आगे जितनी भी डिस्टेंसेस हैं सभी 1 मीटर की। अब यदि कोई ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट यानी कि गतिमान वस्तु पहले 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी, इसके बाद अगले वाले 1 सेकंड में 1 ही मीटर की दूरी, फिर अगले 1 सेकंड में 1 ही मीटर की दूरी तय कर रही है, तो इस तरह से वस्तु की गति को हम लोग एक समान गति कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब इसके लिए हम लोग एक कर्व भी प्लॉट कर सकते हैं। किसमें कर्व प्लॉट करना है? डिस्टेंसेस में और टाइम में। तो यहाँ पर अगर एक हम कर्व प्लॉट करें, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कर्व प्लॉट करते समय एक्स एक्सिस पर टाइम को इंडिकेट करते हैं और वाई एक्सिस पर जो अदर क्वांटिटी दी हुई होती है उसको इंडिकेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर लेना क्या है? एक टाइम एक्सिस होगा और एक डिस्टेंस एक्सिस होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस है, इस पर हम लोग डिस्टेंस को इंडिकेट करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है। टाइम को हम लोग सेकेंड में
इंडिकेट कर लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एक्सेट्रा। यहाँ पर लिख लें कि टाइम किसमें है, सेकेंड में, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। यहाँ डिस्टेंसेस को भी लिख लें। मान लेते हैं ये डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एक्सेट्रा। यदि ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो यहाँ इसके लिए जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेशन पॉइंट, वो ये होगा। फिर अगले वाले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर की दूरी, यानी कि इस समय जो पॉइंट होगा वो ये होगा। अगले वाले 1 सेकंड के लिए फिर हम लोग बना लें ये हो। अब यदि इन सारे पॉइंट्स को हम एक दूसरे से मिलाएं तो हम लोग देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है तो उसमें डिस्टेंस और टाइम कर्व जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो यहाँ से किसी झुकाव पर, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, वो यहाँ से किसी एंगल पर झुका हुआ। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। हमें यकीन है कि आपके समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अब यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने पढ़ा तो इसमें अब कुछ चीज़ें हमें पढ़नी हैं कि स्पीड क्या है। डेफिनेशन ही पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। यह कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ समय में कुछ दूरी तय कर रही है तो वहाँ से एक नई राशि हमें मिलेगी जिसको हम चाल कहेंगे, जो दूरी और समय में संबंध से रिलेटिव है। तो यहाँ से हम चाल को परिभाषित कर सकते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। स्पीड डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड is mathematically derived as speed is equal to distance upon time। इसको हम गणितीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पीड को, कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अगर इसको हम हिंदी में लिखें तो चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। क्या हो गया, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, तो यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। कहाँ से, डिस्टेंस को किस में मापेंगे, मीटर में। दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। और समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में। तो मीटर बटे सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो मात्रक इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये चाल हो गया। अब वेलोसिटी क्या है,
डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉरी गति लिख दिया है, ये वेग। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में पर यूनिट टाइम, एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब जैसे स्पीड को हमने गणितीय रूप में रिप्रेजेंट किया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक उसी प्रकार हम लोग वेलोसिटी को भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जैसे स्पीड की यूनिट थी यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसको हम हिंदी में लिख लें, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स वेग इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ठीक वैसे ही जैसे चाल का मात्रक है मीटर पर सेकेंड, वैसे ही वेग का भी मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, अब दोनों के मात्रक समान ही हैं क्योंकि टाइम दोनों में ही है नीचे, और यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर विस्थापन है, और दोनों ही क्वांटिटीज को हम मीटर में ही मापेंगे, तो इसलिए दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। अब दूरी क्या है, विस्थापन क्या है? दूरी क्या है, विस्थापन क्या है? तो दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी लंबाई होती है उसको विस्थापन कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है, पॉइंट बी तक जाती है। मान लेते हैं ए और बी के जो बीच की दूरी है वो 10 मीटर है, और फिर वो वस्तु वापस 4 मीटर लौटकर बिंदु सी तक आती है। मीन्स कोई वस्तु है वो बिंदु ए से बी तक जाती है, फिर बी से लौटकर सी तक आती है। तो इसमें हम देखें कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होगी और वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा। तो दूरी क्या होगी? दूरी हमने बताया किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो ये गतिमान वस्तु कितना पथ टोटल कवर कर रही है? ए से बी तक 10 मीटर, फिर बी से सी तक 4 मीटर, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ? तो डिस्टेंस कितना हुआ? 10 मीटर ये और प्लस 4 मीटर, तो कितना हो गया? 14 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देख लें। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया? विस्थापन कि गतिमान वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी लंबाई। तो गतिमान वस्तु का प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ए है, वस्तु आके यहीं पर लास्ट रुक गई है, तो अंतिम बिंदु ये है, दोनों के बीच की सीधी लंबाई यही है। तो ये लंबाई होगी कितनी? ये टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, इतनी डिस्टेंस 4 मीटर, तो बचा कितना? 6 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दस मीटर माइनस 6 मीटर 4 मीटर इक्वल टू 6। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलिए थोड़ा सा हम और स्पीड और वेलोसिटी को देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज वेक्टर इज ए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, चाल क्या है, ये एक अदिश राशि है, और वेग क्या है, ये सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि। थोड़ा सा डिफरेंस हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो वेयर एज डिस्टेंस में नॉट बी जीरो। विस्थापन शून्य हो सकता है जबकि दूरी शून्य नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हमने एक रिलेशन लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या तो डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। चलिए ये जो सेकंड पॉइंट हमने सेकंड बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है इसको थोड़ा समझ लें। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो वेयर एज डिस्टेंस में नॉट भी जीरो। कैसे होगा, मान लेते हैं कि ये कोई सर्किल है जिसका रेडियस मान लेते हैं कि 7 मीटर। कोई सर्किल है, इसका रेडियस कितना है, 7 मीटर। यहाँ पर कोई वस्तु है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है इस तरह से, और इस वृत्त का की परिधि पर एक पूरा चक्कर लगाती है। तो इस एक पूरा चक्कर लगाने में हमें निकालना है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी और उसके द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ से देखें, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये है क्या, इस सर्किल का सरकमफेरेंस है, इस वृत्त की परिधि है। मतलब हमें दूरी निकालनी है तो इसकी परिधि निकालनी होगी। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्किल का सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई r। तो 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7 और r का मान कितना है 7 है। 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए और 22 × 2 यानी कि 44। ये डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक बिंदु क्या है, यही है, और अंतिम बिंदु भी क्या है, यही है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। ऐसे हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से ये कभी भी इस डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक सबसे लंबी दूरी तो यही होगी, मीन्स 7 × 14 मीटर। तो ये हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा किससे, डिस्टेंस, और वो जीरो भी हो सकता है। तो ये रहा आज का लेक्चर। थोड़ा सा जैसे पिछले वीडियो में हमने
एक वर्ड लिया था रेफरेंस पॉइंट, हालांकि हमने उसको समझाया भी था, लेकिन एक स्टूडेंट ने पूछा था फिर से कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, शायद उसको समझ में नहीं आया रेफरेंस पॉइंट क्या है, शायद कई लोगों की समझ में ना आया हो। तो देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल उस दिन लिया था वो एग्जाम्पल हम आज भी ले रहे हैं कि बस जो थी वो यहाँ पर थी, यहाँ से बस जब चलना स्टार्ट करती है, बस में 2 पॉइंट है ए और बी, और यहाँ पर कोई तीसरा पॉइंट है सी। हम क्या कर रहे थे कि जो पॉइंट ए था या बस में जो यात्री बैठा हुआ है ए और बी, इसमें से एक के मोशन को हम देख रहे हैं। तो ए के मोशन को हमने क्या किया था, सी के रेस्पेक्ट में भी देखा था और बी के रेस्पेक्ट में भी देखा था। जब हम ए के मोशन को सी के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो जो पॉइंट सी है उस समय ये रेफरेंस पॉइंट होगा। ऐसे ही जब बी के रेस्पेक्ट में हम ए के मोशन को देखेंगे तो उस समय बी हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि अभी सी के रेस्पेक्ट में हम ए के मोशन को देख रहे हैं, तो ए की दूरी हम कहाँ से नापेंगे, सी से। इस समय सी से ए की दूरी कितनी है, जब बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, ए आपका यहाँ पर होगा, बी आपका यहाँ पर होगा, तो उस समय फिर हम ए की दूरी नापेंगे कहाँ से, सी से। तो जहां से दूरी नापी जाएगी वो रेफरेंस पॉइंट होगा। जहां से दूरी नापी जाएगी वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। ऐसे ही जब हम बी के रेस्पेक्ट में ए के मोशन को देखेंगे तो बी से ए की दूरी नापेंगे। जब बस यहां पहुंचेगी तब भी हम बी से ए की दूरी नापेंगे। अब हम दूरी कहां से नाप रहे हैं, बी से, तो अब हमारा बी रेफरेंस पॉइंट होगा। मीन्स मोशन में जहां से दूरी को हम नापना स्टार्ट करते हैं वही रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे जब हम कोई चार्ट बनाते हैं, कोई ग्राफ खींचते हैं इस तरह से, तो चाहे इस पर एक्स एक्सिस पर चाहे वाई एक्सिस पर जो भी दूरियां हम लोग नापते हैं, जो भी चीज़ दी हुई हो, चाहे वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो या टाइम हो, कुछ भी हो, हम कहाँ से देखते हैं, यहाँ से। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ये होगा। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा फिर से रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले दिन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन से स्टार्ट करेंगे। हम आज क्या किए, यूनिफॉर्म मोशन पढ़े। यूनिफॉर्म मोशन में हमने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा और उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पर भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। अब अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट्स ऑल।